केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया है। न्यूज़ इंडिया से खास बातचीत में जितेंद्र राम मांझी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ने वाला है। तो वहीं मांझी ने बीपीएससी पर विपक्ष को बताया मुद्दा विहीन। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मी तेज हो गई है और एनडीए के चेहरे पर बयानबाजी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार में मंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी के मुखिया जितेंद्र राम मांझी ने हमारे सहयोगी रजनी शर्मा से बातचीत में साफ कर दिया है कि आगामी विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। मोहर लगा दी है। सभी कयासों को साइडलाइन करते हुए यह बड़ी खबर आपको न्यूज़ इंडिया दे रहा है। सबसे पहले सबसे तेज अंदाज में बिहार का चुनाव एनडीए गठबंधन जो लड़ने वाला है उसमें चेहरा नीतीश कुमार होंगे, ये जितेंद्र राम मांझी कह रहे हैं। इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में नए साल के साथ मोदी मंत्रिमंडल की क्या है विजन, क्या है इनका रेजोल्यूशन, इन तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र राम मांझी, जो एमएसएमई विभाग के मंत्री हैं। मांझी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, आपको और आपके चैनल को नववर्ष की शुभकामनाएं मैं देता हूँ और आप आए हैं यहाँ पर, स्वागत भी है, धन्यवाद भी है। सर, नए साल को लेकर क्या विजन है आपका? देखिए, नया साल के बारे में आज ही बात हो रही थी मंत्रिमंडल में, और मंत्रिमंडल में हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरा एहसास है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी कृषि, जिसको किसान करते हैं, किसानी करते हैं, उसके बिना संभव नहीं है। उसका आज भी 76% योगदान है। इसलिए आज ही उन्होंने संकल्प लिया है, हम लोगों को बताया है कि आज की जो मीटिंग है वो किसानों को समर्पित है और 2025 का जो वर्ष होगा उसमें किसानों के उन्नयन के लिए जो हमें करना होगा हम सब करेंगे। ये आज ही मंत्रिमंडल में तय हुआ। तो इससे साबित हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी भारत को 2047 का जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की जो कल्पना है और विश्व के इकोनॉमी में प्रथम स्थान लाने के जो उनका संकल्प है, उस कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और उसमें किसान को साथ लेना, किसान को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी कड़ी है। उस चीज़ पर उनका फोकस है और आज उन्होंने ऐसा हम लोगों को संकेत दिया है और ये भी कहा है कि आप लोग अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में जाकर, अपने अपने जिला में जाकर भी इस बात की चर्चा करें कि किसानों के लिए उनका जो मैक्सिमम प्रमोशन प्राइस है, सो खाद में सब्सिडी है, सो और सारी बातें देख करके उनको किसी भी तरह से हम लोग घाटा का बिजनेस में नहीं जाने दें, उसको हम लोग बढ़ा रहे हैं। प्लस चावल वगैरह की भी बातें आई। सर, ये मोदी कार्यकाल का ये तीसरा टेन्योर है, इस तीसरे टेन्योर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहला दूसरा जो इनका टर्म रहा हर तरह से ठीक रहा और आज उत्तरोत्तर भारत के विकास के दृष्टिकोण से काम कर रहे हैं। और आपने देखा कि जब पहला टर्म में आए थे तो भारत का इकोनॉमी का स्थान था 11वां या 12वां और आज आते आते आज 5वां पर आ गए हैं और बहुत जल्दी ही हम लोग वह संसार के आर्थिक व्यवस्था का तीसरा स्थान हम लोग बन जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि भारत को अधिक से अधिक संपन्न बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। हमारा विदेशी मुद्रा का जो खजाना है उसको भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपने देखा होगा कि साहब पहले के निस्बत आज दुगना उसकी स्थिति आ गई है
सर, पिछले दिनों जो विपक्ष का हंगामा देखा गया सदन में, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कहें या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर कहें, तो इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात आपने की है और इस बात में क्लैरिटी होनी चाहिए, इसलिए आपको धन्यवाद मैं देता हूँ ये प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, जहाँ तक विपक्षी की बात आई है, संविधान, आरक्षण और अम्बेडकर साहब की बात लेकर के जो बात उठा रहे हैं, तो जिस दिन हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राज्यसभा में अपनी बात कह रहे थे, मैं भी वहाँ पर था, प्रत्यक्षदर्शी हूँ मैं। उन्होंने कुछ नहीं कहा जैसे हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं कि आप पूजा पाठ करते हैं तो सिर्फ राम राम कहने से होगा, कि राम के आदर्शों पर चलने से काम होगा। अगर राम के आदर्श पर चलिएगा तो आपका कल्याण होगा। उसी लहजे में उन्होंने कहा कि अम्बेडकर आप लोग बोलते हैं तो अम्बेडकर साहब के बारे में जानिए, आपने क्या किया और हम क्या किया। अगर वास्तविकता जानिएगा तो आपका कल्याण हो सकता है, देश का कल्याण। जैसे हम भी आज 44 वर्ष से 45 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी कांग्रेस में 1995 तक थे, लेकिन हमने देखा जो भीमराव अंबेडकर साहब संविधान बनाने में अहम भूमिका अदा की, आरक्षण देने के संबंध में भी काफ़ी उनका योगदान रहा, लेकिन उस आदमी को, और विद्वता का जहाँ तक सवाल है, अपने समकालीन समय में न सिर्फ विधि का ज्ञाता थे, वो इकोनॉमिक्स के ज्ञाता थे, वो फिलॉसफी के ज्ञाता थे, लिटरेचर के ज्ञाता थे, सब कुछ थे। बावजूद उसके आपने देखा कि 1990 तक उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं दी गई। इस बीच में दूसरे लोग ले लिए, आप जवाहरलाल के बारे में कर सकते हैं, इंदिरा गांधी के बारे में कर सकते हैं, और बहुतों को मिला। तो कांग्रेसियों की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस तत्कालीन सरकार की बात कर रहा हूँ, जो आज संविधान का नारा देते हैं, संविधान का वो पर्ची ले करके घूमते हैं, उनके बारे में मैं कह रहा हूँ। और वही बात जो ही विधानसभा पार्लियामेंट में उसी की चर्चा में कर रहा हूँ। तो उन्होंने तो उनको किया नहीं, कुछ किया कब, जब कांग्रेस की सरकार खत्म हो गई 90 में, तब उनको भारत रत्न की बात मिली। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अंबेडकर साहब का 4, 5, 6 जगह कर्मभूमि है, जिस कर्मभूमि को वो लोग जानते नहीं थे या तो दुनिया को जनाना नहीं चाहते थे। अब आज हमारा नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार आई तो उनके सभी कार्यक्रमों को कम से कम 5 को पंच तीर्थ बनाया। यूं कहें तो आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष सिर्फ मुद्दा के लिए याद कर रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा के लिए भी अगर याद करते तो अच्छी बात होती। हम लोग कहते, हमारे ऐसा आदमी जरूर बोलता कि हाँ मुद्दा की बात बोल रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने इतनी सफलता से काम किया हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए, कि विरोधियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा रहित हो गए। इसलिए झूठ मूठ मुद्दा वो उठाते हैं, और वो मुद्दा में भी आपको मैं बताऊं कि मुद्दा है ही नहीं है जो उन्होंने उठाने का काम किया। सर, बिहार से जुड़े हैं आप, बिहार में बहुत सक्रिय रहे हैं आप। बिहार को लेकर लगातार इधर विपक्ष हमलावर है। कई बार ये खबरें उड़ाते हैं, आ रही है कि नीतीश जी के साथ आप काम किए हुए हैं, तो नीतीश जी को लेकर भी चर्चाएं आ रही है कि एनडीए की सरकार टूटेगी, या फिर किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, अगर ख्याली पुलाव बनाना है, दिन में स्वप्न देखना है, तो लोग देख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी से छोटी मोटी कभी कभी हम लोगों का डिफरेंसेस आइडियोलॉजिकल होती थी कि भाई हम घर में हैं, आप हमारे नेता हैं, एक काम करते तो अच्छा होता। लेकिन इसके बावजूद भी हम आज कह सकते हैं कि 20 वर्ष के आसपास से वो सरकार चला रहे हैं। बहुत अच्छी सरकार चल रही है, बिहार का अच्छा विकास हुआ है, चाहे किसान का मामला हो, चाहे महिलाओं के विकास का मामला हो, या शेड्यूल कास्ट के मामला हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। आज
हम लोग जानते हैं कि जब हम किशनगंज जाते थे तो 3 दिन लगता था, एक दिन जाना, एक दिन रहना, दूसरा दिन आना। अब आज किशनगंज में 5 घंटा लगता है, 5 घंटा में जाते हैं, मीटिंग कर करके चले जाते हैं। 2025 आ गया, आज से शुरुआत हो गई सर, और इसी साल में बिहार का चुनाव होना है, तो उसको कैसे देखते हैं? हम समझते हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए की सरकार में ये तय हो गया है, सब लोग डिक्लेयर कर दिए हैं कि नीतीश कुमार के चेहरा पर चुनाव लड़ा जाएगा। आगे नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे। सर, इधर बीपीएससी अभ्यर्थियों का लगातार प्रदर्शन चल रहा था और तमाम पार्टियां उनसे जुड़ रही हैं, छात्रों के साथ मिल रही हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं, इसको कैसे देखते हैं, या फिर उन अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ? देखिए, यहाँ पर भी हम समझते हैं कि उनको तो कोई मुद्दा मिला नहीं, मुद्दा विहीन आदमी करें क्या बैठ करके कुछ करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, 912 परीक्षा के केंद्र थे जहाँ बिहार पब्लिक सर्विस की परीक्षा हुई, तो 911 जो हमारे केंद्र थे वहाँ किसी प्रकार की कोई बातें नहीं हुई, परीक्षा सक्सेसफुल। 3 लाख समथिंग बच्चे वहाँ परीक्षा दिए शांति से। आज वो रिजल्ट के आशा में एक केंद्र पटना में, ये भी वो लोग नहीं कह रहे हैं कि क्या गलती हुई है सरकार से, लेकिन किसी भी कारण से वो परीक्षा को रद्द कर दिया। मैं मानता हूँ कि 8,000 10,000 लड़के वहाँ अपियर हुए थे। अब आप ही बताइए कि री एग्जामिनेशन तो अगर उनका है तो डेट दे दिया गया है कि आप परीक्षा दीजिए, चले आइए, लेकिन उनका कहना है कि सभी परीक्षाओं को आप रद्द कर दीजिए। तो आप 10,000 आदमी हैं तो छात्र हैं तो बिहार का ही हालत कर रहे हैं, और जब 3 लाख लड़के सड़क पर आ जाएंगे तो बिहार की क्या हालत होगी। तो इसलिए यहाँ पर सरकार का बहुत अच्छा स्टैंड है। हम भी कहना चाहते हैं कि वे लोग जो दूसरे लोग बैठ गए हैं राजनीति करने के लिए, कोई उनको सूझ नहीं रहा कि क्या हम करें, तो इसी सब मुद्दा को लेकर के राजनीति करके विद्यार्थियों को बहका रहे हैं। नहीं तो बिहार विद्यार्थी का भविष्य की चिंता बिहार सरकार के है, बार उनके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि साहब आपका भविष्य पर नहीं सोचा जाता तब न, आपको मौका नहीं दिया जाता तब न, आप परीक्षा दीजिए, सभी लोगों को परीक्षा रिजल्ट होगा, उसी समय आपका भी रिजल्ट हो जाएगा, आप भी पास हो जाइए। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल, क्या रेजोल्यूशन है आपका इस साल में? क्या देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी जो हमको विभाग दिए हैं सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, इस विभाग में आने के बाद हमको ऐसा लगता है कि इस विभाग में बहुत काम करने की आवश्यकता है, और अगर हम काम करेंगे तो निश्चित रूप में जो भारत में और ख़ास करके बिहार में जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है उसको हम नौकरी से नहीं नियोजन से हम उसको दूर करेंगे। आप यही जोड़ सकते हैं कि हमारे यहाँ अभी तक 23 करोड़ लोग को नियोजन हम लोग दे चुके हैं अपने विभाग से, और प्रधानमंत्री जी ने गत साल एक ऐसी योजना चलाई है जिसको कहा जाता है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसमें 18 ट्रेड है, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आते हैं, उनको 15,000 रुपया का हम सामान देते हैं वो बिजनेस शुरू करने के लिए। तो हम तो लगे हैं, आधी सभी पदाधिकारी जब न्यू ईयर का ग्रीटिंग देने आए थे, हमने उनसे यही कोऑपरेशन मांगा है कि ये जो 18 ट्रेड है इनको जो हम लोग पैसा देते हैं, ये टूल किट के लिए देते हैं, और जो उसका टारगेट है कि 30 लाख लोगों को दे देना है 2 साल के अंतर्गत, वो जल्दी पूरा कर दीजिए, ताकि हमारा भारत के जो लोग अभी अनएम्प्लॉयड हैं उनकी स्थिति ठीक रहेगी। तो हमारा रेजोल्यूशन यही है कि हम एमएसएमई को, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को ग्रामीण स्तर पर, सारे हिंदुस्तान के स्तर पर, खास करके नॉर्थ ईस्ट में भी जो प्रधानमंत्री जी का सपना है वहाँ उसको एक्टिव करने का प्रयास करेंगे, ताकि कम से कम यहाँ जो 23 करोड़ अभी लोग एम्प्लॉयड हैं, नियोजित हैं, हम कम से कम 4 साल 5 साल में इसको दुगना कर सकें। तो ये थे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, जिन्होंने अपने रेजोल्यूशन में न सिर्फ ये बताया कि युवाओं के लिए सुनहरे भविष्य को लेकर आ रहे हैं, बल्कि ये भी दावा किया कि बिहार में आने वाले साल में जो चुनाव होने वाला है उसमें एनडीए एकजुट रहेगी और एक बार फिर से नीतीश सरकार में एनडीए चुनाव लड़ेगी।
कैमरामैन केडी के साथ रजनीश शर्मा, न्यूज इंडिया, दिल्ली।